अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति होता है जिसकी दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अत्यधिक मांग है। ओजस, जो शस्त्र निर्माण भवन का युवा प्रमुख है, एक अत्यंत प्रसिद्ध खड्ग निर्माता भी है। उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से ढाले गए खड्ग तो और भी असाधारण होते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह लंबी तलवार इतनी असाधारण दिखती है। पता चला कि इसे शस्त्र निर्माण भवन के युवा प्रमुख ओजस ने ही तैयार किया था। बैंगनी स्वर्ण खड्ग, शुरुआती कीमत 5 लाख अमर दिव्य स्फटिक। हर बोली में कम से कम 10,000 अमर दिव्य स्फटिक की वृद्धि होनी चाहिए। देवियों और सज्जनों, चलिए शुरू करते हैं। बैंगनी स्वर्ण खड्ग का परिचय देने के बाद उस मोहक और सुंदर स्त्री ने नीलामी की शुरुआत की घोषणा की। 5,01,000 अमर दिव्य स्फटिक, 5,20,000 अमर दिव्य स्फटिक, 5,30,000 अमर दिव्य स्फटिक। जैसे ही उस मोहक और सुंदर स्त्री ने अपनी बात पूरी की, नीलामी कक्ष में बोलियों की झड़ी लग गई। बोली की यह प्रतिस्पर्धा अत्यंत भयंकर थी। स्पष्ट रूप से शस्त्र निर्माण भवन के युवा प्रमुख ओजस द्वारा तैयार किया गया यह बैंगनी स्वर्ण खड्ग अमरलोक के योद्धाओं के लिए एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत आकर्षण रखता था। 6 लाख अमर दिव्य स्फटिक, 6 लाख अमर दिव्य स्फटिक, 7 लाख अमर दिव्य स्फटिक। लगातार लगती बोलियों के साथ बैंगनी स्वर्ण खड्ग की कीमत तेजी से 8 लाख अमर दिव्य स्फटिक तक पहुंच गई। 10 लाख अमर दिव्य स्फटिक। ठीक इसी समय श्वेत वस्त्रधारी विराट ने भी अपनी बोली लगाई। उसे भी यह बैंगनी स्वर्ण खड्ग काफी पसंद आ रहा था। उसके निर्मल अवतार के पास भी एक उपयुक्त लंबी तलवार वाले जादुई हथियार की कमी थी। यह उच्च श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र बैंगनी स्वर्ण खड्ग उसके लिए एकदम सही था। जब श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपनी कीमत पुकारी तो पूरा नीलामी कक्ष शांत हो गया। उसके द्वारा दी गई कीमत बहुत अधिक थी। उच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र का अधिकतम मूल्य आमतौर पर केवल 10 लाख अमर दिव्य स्फटिक के आसपास ही होता था। भले ही यह बैंगनी स्वर्ण खड्ग शस्त्र निर्माण भवन के युवा प्रमुख ओजस द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाया गया था, फिर भी इसके लिए 10 लाख अमर दिव्य स्फटिक इसकी आखिरी सीमा थी। कीमत को इससे आगे बढ़ाना कोई समझदारी नहीं होती। इसलिए विराट द्वारा कीमत की घोषणा करने के बाद किसी और ने बोली नहीं लगाई। प्रथम श्रेणी, कक्ष 9, 10 लाख अमर दिव्य स्फटिक। क्या कोई इससे बड़ी बोली लगाएगा? नीलामी के मंच पर वह मोहक और सुंदर स्त्री कुछ देर तक इंतजार करने और आगे कोई बोली न आते देख मुस्कुराते हुए नीलामी कक्ष में मौजूद योद्धाओं पर अपनी खूबसूरत नजरें घुमाते हुए पूछने लगी। उसके इस सवाल को पूछने के बाद भी नीलामी कक्ष में किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। 10 लाख अमर दिव्य स्फटिक एक बार, 10 लाख अमर दिव्य स्फटिक 2 बार, 10 लाख अमर दिव्य स्फटिक 3 बार। ठीक है, चूंकि किसी ने इससे अधिक बोली नहीं लगाई है, यह बैंगनी स्वर्ण खड्ग प्रथम श्रेणी के वीआईपी कक्ष नंबर 9 में मौजूद सम्मानित अतिथि का हुआ। प्रथम श्रेणी के वीआईपी कक्ष नंबर 9 के सम्मानित अतिथि को उनके मनचाहे खजाने को जीतने पर बधाई। प्रथम श्रेणी का वीआईपी कक्ष नंबर 9। नीलामीकर्ता की घोषणा सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट मुस्कुरा उठा। उसकी वर्तमान संपत्ति को देखते हुए शायद ही वहां मौजूद कोई योद्धा उससे मुकाबला कर सकता था। जब तक उसकी नजर किसी खजाने पर टिक जाती, ऐसा कोई खजाना नहीं था जिसे वह हासिल न कर सके। बधाई हो पतिदेव, बैंगनी स्वर्ण खड्ग जीतने पर। उसी समय तन्वी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और उसे बधाई दी। बधाई हो, बधाई हो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, तन्वी, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई खजाना पसंद आए तो बेझिझक उसके लिए बोली लगाना। हाँ हाँ पतिदेव, आप चिंता न करें, मैं ऐसा ही करूंगी, तन्वी ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि अपनी बातों के बावजूद वह अभी भी पहले विराट की जरूरतों को पूरा करना चाहती थी। यदि विराट की मांगों को पूरा करने के बाद उसके पास पर्याप्त पैसे बचते, तभी वह अपने लिए कुछ सोचती। नीचे नीलामी मंच पर नीलामी पूरे जोरों पर जारी थी। दिखाए गए प्रत्येक खजाने के साथ कक्ष का माहौल बार बार गर्मा रहा था। दर्जनों खजानों की नीलामी के बाद नीलामी मंच पर खड़ी मोहक और सुंदर स्त्री ने एक शक्तिशाली आभा से युक्त एक औषधि निकाली। नीलामी के लिए अगला आइटम है एक सर्वोच्च श्रेणी की अमर औषधि, सप्त सुगंध हिम औषधि। वह मोहक और सुंदर स्त्री, जिसकी आंखें चमक रही थीं, मुस्कुराई और नीलामी कक्ष में मौजूद योद्धाओं के समूह की ओर देखते हुए अपने हाथों में मौजूद औषधि का परिचय देने लगी। यह सप्त सुगंध हिम औषधि एक ऐसी चमत्कारी औषधि है जो 5वें स्तर के अमर लोक के योद्धा की 6ठे स्तर तक पहुंचने की संभावनाओं को 30% तक बढ़ा सकती है। सप्त सुगंध हिम औषधि की शुरुआती बोली 10,000 अमर दिव्य स्फटिक है और हर बोली में कम से कम 1,000 अमर दिव्य स्फटिक की वृद्धि होनी चाहिए। देवियों और सज्जनों, चलिए शुरू करते हैं। औषधि के प्रभावों का परिचय देने के बाद उस सुंदर स्त्री ने नीलामी शुरू करने की घोषणा की। 11,000 अमर दिव्य स्फटिक, 12,000 अमर दिव्य स्फटिक, 15,000 अमर दिव्य स्फटिक। जैसे ही उस सुंदर स्त्री ने अपनी बात पूरी की, नीलामी कक्ष में बोलियों की दीवानगी छा गई। वीआईपी कक्ष नंबर 9 में श्वेत वस्त्रधारी विराट नीचे के दृश्य को देखकर पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। ऐसी रद्दी औषधि 10,000 अमर दिव्य स्फटिक में बिकने की जुर्रत कर रही है। श्वेत वस्त्रधारी विराट खुद को शिकायत करने से रोक नहीं पाया। एक तथाकथित उच्च श्रेणी की अमरलोक की औषधि केवल 5वें स्तर के अमरलोक के योद्धा की 6ठे स्तर तक पहुंचने की संभावनाओं को 30% तक ही बढ़ा सकती है। यह औषधि पूरी तरह से कचरा है, फिर भी ऐसी बेकार औषधि इतनी भारी कीमत पर बिकने की हिम्मत कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने सारे लोग इसे छीनने के लिए पागलों की तरह बोली लगा रहे हैं। यह तो सरासर पागलपन है। पतिदेव, हर औषधि उतनी चमत्कारी नहीं होती जितनी अमर औषधि जो आपने निकाली थी। विराट की बातें सुनकर तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सप्त सुगंध हिम औषधि पहले से ही काफी अच्छी है। यह 5वें स्तर के अमर लोक के योद्धा की 6ठे स्तर तक पहुंचने की संभावना को 30% तक बढ़ा सकती है, जो कि पहले से ही एक उल्लेखनीय बात है। आखिरकार इस स्तर तक पहुंचना और एक और कदम आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल होता है।
कई योद्धा दसियों हजार, लाखों या करोड़ों साल बिता देते हैं और फिर भी वे आगे नहीं बढ़ पाते। यहां तक कि संभावना में 1% की वृद्धि भी उन योद्धाओं को पीछे हटने नहीं देगी जो अपनी साधना की बाधाओं में फंसे हुए हैं। बेशक विराट द्वारा निकाली गई अमर औषधि की तुलना में सप्त सुगंध हिम औषधि पूरी तरह से तुच्छ है। विराट ने जो अमर औषधि निकाली थी, हालांकि वह केवल एक निम्न श्रेणी की अमर औषधि थी, लेकिन उसके प्रभाव साधारण उच्च श्रेणी या यहां तक कि सर्वोच्च श्रेणी की अमर औषधियों से कहीं बढ़कर थे। 1 लाख अमर दिव्य स्फटिक नीचे सप्त सुगंध हिम औषधि के लिए बोली एक बुखार जैसी दीवानगी तक पहुंच गई थी। इसी समय नीलामी कक्ष में अचानक एक गहरी ठंडी आवाज गूंज उठी। इस आवाज को सुनकर विराट को एक जानी पहचानी अनुभूति हुई और उसने आवाज की दिशा में देखा। आवाज द्वितीय श्रेणी के वीआईपी कक्ष से आई थी। जब विराट ने कक्ष में बैठे व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो वह तुरंत चौंक गया। पता चला कि इस बार बोली लगाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शशांक था। शशांक ने अपने वीआईपी कक्ष से अपनी पहचान छिपाने के लिए कोई अदृश्य व्यूह सक्रिय नहीं किया था, इसलिए कक्ष के अंदर की स्थिति को बाहर से सीधा देखा जा सकता था। तन्वी, तुम्हें क्या लगता है कि यदि शशांक को यह सप्त सुगंध हिम औषधि मिल जाती है तो उसके छठे स्तर के अमरलोक में पहुंचने की कितनी संभावना है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तन्वी की ओर मुड़कर पूछा। शशांक की प्रतिभा बहुत मजबूत है। उसके छठे स्तर के अमरलोक में पहुंचने की संभावनाएं पहले से ही बहुत अधिक हैं। यदि उसे यह सप्त सुगंध हिम औषधि मिल जाती है तो उसे बहुत जल्दी छठे स्तर के अमरलोक में प्रवेश कर जाना चाहिए, तन्वी ने कहा। क्या ऐसा है? यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट की आंखों में एक विचारशील भाव दिखाई दिया। पतिदेव, क्या हमें उसे रोकने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए? तन्वी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए पूछा। कोई जरूरत नहीं, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सिर हिलाते हुए कहा। यदि हम जानबूझकर कीमत बढ़ाते हैं तो अनिवार्य रूप से उसका संदेह पैदा होगा। इसके अलावा भले ही वह छठे स्तर के अमरलोक में पहुंच जाए, इसका ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहे शशांक की साधना 5वें स्तर के अमरलोक में हो या छठे स्तर में, विराट के लिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार वे शशांक से नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद शमशेर वंश से डरते हैं। यदि शशांक के पीछे मौजूद शमशेर वंश का डर न होता तो शशांक के छठे स्तर के अमरलोक में पहुंचने की तो बात ही छोड़िए, भले ही वह 7वें या 8वें स्तर में भी प्रवेश कर जाता, विराट के पास उसे मारने के बहुत से तरीके होते। मेरे पतिदेव सही कह रहे हैं, तन्वी ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में भले ही शशांक छठे स्तर के अमरलोक में पहुंच जाए, तन्वी की वर्तमान ताकत के साथ उसे मारना केवल एक चाल का ही काम होगा। यदि उसके पीछे शमशेर वंश का डर न होता तो उसने शशांक के कब के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। शशांक ने उसके खिलाफ इस तरह की साजिश रचने की जरूरत की। तन्वी पहले से ही उससे नफरत करती थी। यदि वह विराट से नहीं मिली होती तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसकी अंतिम नियति क्या होती। एक भयंकर प्रतियोगिता के बाद अंततः शशांक ने 1,50,000 अमर दिव्य स्फटिक में सप्त सुगंध हिम औषधि जीत ली। प्रथम श्रेणी, वीआईपी कक्ष नंबर 2। सप्त सुगंध हिम औषधि के लिए बोली लगाने के बाद शशांक का चेहरा अपार उत्साह से चमक उठा। इस औषधि के साथ वह जल्द ही छठे स्तर के अमरलोक में प्रवेश कर जाएगा। जब से तन्वी 7वें स्तर में पहुंची थी, उसने शशांक पर भारी दबाव डाल दिया था। इससे पहले हालांकि तन्वी की साधना उससे अधिक थी, लेकिन उनके बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं था। लेकिन अब तन्वी 7वें स्तर में पहुंच गई थी और उसने इतनी दुर्जेय ताकत का प्रदर्शन किया था कि शशांक पर दबाव बहुत अधिक था। ताकत में इस भारी अंतर के कारण तन्वी का सामना करते समय उसके आत्मविश्वास में भारी कमी आई थी। इसलिए शशांक अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अत्यंत उत्सुक था। श्रवण वर्षा आध्यात्मिक महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा आयोजित यह नीलामी उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर थी और अब उसने अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, एक ऐसी औषधि के लिए बोली लगाकर जो उसकी ताकत को काफी बढ़ा सकती थी। सप्त सुगंध हिम औषधि की नीलामी के बाद नीचे नीलामी जारी रही। उस मोहक और सुंदर स्त्री के हाथों में एक के बाद एक खजाने प्रदर्शित किए गए। 10 से अधिक वस्तुओं की नीलामी करने के बाद उस स्त्री ने एक शक्तिशाली ऊर्जा विकीर्ण करने वाला वस्त्र निकाला। नीलामी के लिए अगला आइटम एक सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र से बना रक्षात्मक वस्त्र है। श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र। एक सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र से बना यह रक्षात्मक वस्त्र असाधारण रक्षात्मक क्षमता रखता है। यदि इसे पूरी तरह से परिष्कृत किया जा सके और इसकी शक्ति को उजागर किया जा सके तो यह 9वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ के हमले का भी बमुश्किल सामना कर सकता है। उस मोहक स्त्री ने, जिसकी आंखें बहते पानी की तरह थीं, अखाड़े में मौजूद योद्धाओं पर नजर दौड़ाई और अपने हाथों में मौजूद सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र का परिचय दिया। श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र। शुरुआती कीमत 50 लाख अमर दिव्य स्फटिक। प्रत्येक बोली कम से कम 1 लाख अमर दिव्य स्फटिक की होनी चाहिए। देवियों और सज्जनों, चलिए शुरू करते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र का परिचय देने के बाद उस सुंदर स्त्री ने नीलामी शुरू करने की घोषणा की। हालांकि जब उसने कीमत की घोषणा की तो पूरा नीलामी कक्ष शांत हो गया। ऐसा नहीं था कि उसके द्वारा लाई गई वस्तुएं पर्याप्त अच्छी नहीं थीं, बल्कि यह कि उसके द्वारा दी गई कीमत बहुत अधिक थी। 50 लाख अमर दिव्य स्फटिक, यह कोई छोटी रकम नहीं थी। वस्तुएं मूल्यवान थीं, लेकिन कुछ ही योद्धा इतनी बड़ी रकम वहन कर सकते थे। 51 लाख अमर दिव्य स्फटिक। हालांकि कक्ष में सन्नाटा केवल एक पल के लिए ही रहा। उसके बाद फिर से एक आवाज गूंज उठी। यह आवाज प्रथम श्रेणी के वीआईपी कक्ष नंबर 3 से आई थी। अरे, यह आदमी कौन है? केवल छठे स्तर के अमरलोक का एक साधक, और वह इस सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र, एक रक्षात्मक वस्त्र पर बोली लगाने की जुर्रत कर रहा है। क्या उसके पास इतनी संपत्ति है? यह बच्चा, क्या वह इस खजाने से अंधा हो गया है? क्या उसे अपनी सीमाएं भी पता है? वह यहां सिर्फ बकवास कर रहा है।
यदि वह बोली जीत जाता है लेकिन उसे वहन नहीं कर सकता तो वह बड़ी परेशानी में पड़ जाएगा। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में परेशानी खड़ी करने की जुर्रत, वह खुद मुसीबत मोल ले रहा है। छी गंवार, यह कुंवर मानवेंद्र राणा है, राणा परिवार के 5 शूरवीरों में से एक। तुम उसे पहचानते भी नहीं? तुम अपना गुजारा कैसे कर रहे हो? छी, यह गंवार वास्तव में इस बात की चिंता कर रहा है कि क्या कुंवर मानवेंद्र राणा पर्याप्त पैसा जुटा पाएगा। यह हास्यास्पद है। प्रथम श्रेणी के नंबर 3 वीआईपी कक्ष में बैठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कुंवर मानवेंद्र राणा था, जो राणा परिवार के 5 शूरवीरों में से एक था। उसने पहले देखे गए सभी खजानों में से किसी पर भी दांव नहीं लगाया था, जब तक कि यह श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र नहीं आ गया, जिसके बाद वह बोली में शामिल हो गया। 52 लाख अमर दिव्य स्फटिक। हालांकि कुंवर मानवेंद्र राणा द्वारा अपनी बोली लगाने के तुरंत बाद नीलामी कक्ष में एक और आवाज गूंज उठी। इस बार यह आवाज प्रथम श्रेणी के वीआईपी कक्ष नंबर 1 से आई थी। अरे, क्या वह युवा मयंक नहीं है जो सप्त खड्ग अमर में से एक है? हे, सप्त खड्ग अमर और राणा परिवार के 5 शूरवीर लड़ रहे हैं। यह एक अच्छा तमाशा होने वाला है। अरे, तुम क्या कह रहे हो? वे तो बस इस सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के रक्षात्मक वस्त्र पर बोली लगा रहे हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वे लड़ रहे हैं? यदि सप्त खड्ग अमर और राणा परिवार के 5 शूरवीरों ने तुम्हें ऐसा कहते सुना तो तुम भारी मुसीबत में पड़ जाओगे। तिस्क तिस्क, युवा कुंवर मानवेंद्र राणा तो ठीक है, लेकिन अगर यह बात मोहिनी राणा के कानों तक पहुंच गई तो भाई तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। मैं बस मजाक कर रहा था, कृपया इसे गंभीरता से न लें। इस बार बोली लगाने वाला वास्तव में मयंक था, जो सप्त खड्ग अमर में से एक था। उसके पास मूल रूप से एक सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र से बना एक रक्षात्मक वस्त्र था, लेकिन अंधकार दानव वंश के साथ युद्ध के दौरान वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसलिए इस श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र को देखकर वह बोली लगाने से खुद को रोक नहीं पाया। इसकी स्थिति को देखते हुए यह श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र उसके पिछले सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र से भी बेहतर लग रहा था। 53 लाख अमर दिव्य स्फटिक। मयंक के बोली लगाने के तुरंत बाद प्रथम श्रेणी के नंबर 9 वीआईपी कक्ष से एक आवाज गूंजी। यह आवाज सुनकर नीलामी कक्ष में मौजूद हर कोई प्रथम श्रेणी के कक्ष नंबर 9 की ओर मुड़ गया। हालांकि जब उन्होंने उधर देखा तो उन्होंने पाया कि कक्ष 9 ने एक अदृश्य व्यूह सक्रिय कर रखा था, जो अंदर हो रही घटनाओं को छिपा रहा था। यह देखकर हर कोई उत्सुकता से भर गया। प्रथम श्रेणी के कक्ष 9 में कौन है? कोई भी जो इतने बड़े खजाने के लिए बोली लगाने की हिम्मत करता है, वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन अगर वे सच में कोई बड़े व्यक्ति हैं, तो वे कक्ष में अदृश्य व्यूह क्यों सक्रिय करेंगे? कौन जाने। इन बड़े लोगों के विचार हम जैसे साधारण योद्धाओं की समझ से परे हैं। प्रथम श्रेणी के कक्ष 9 में इस बार यह श्वेत वस्त्रधारी विराट नहीं था जिसने बोली में भाग लिया, बल्कि तन्वी थी। तन्वी ने मूल रूप से सोचा था कि श्वेत वस्त्रधारी विराट इस सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के रक्षात्मक वस्त्र के लिए बोली में भाग लेगा, लेकिन उसने देखा कि वह बस किनारे से देख रहा था और आगे बढ़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। यह देखकर वह हस्तक्षेप किए बिना नहीं रह सकी। उसने मान लिया था कि श्वेत वस्त्रधारी विराट बोली लगाने में झिझक रहा था, क्योंकि इस सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र से बना रक्षात्मक वस्त्र बहुत महंगा था। चूंकि बात ऐसी थी, इसलिए वह बोली लगाएगी और वस्त्र प्राप्त करके उसे विराट को देगी। विराट ने उसे इतनी अविश्वसनीय रूप से कीमती अमर औषधियां दी थीं, उसे भी बदले में एक उपहार देना चाहिए। सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र से बना यह रक्षात्मक वस्त्र एक उपयुक्त उपहार होगा। 54 लाख अमर दिव्य स्फटिक। तन्वी की बोली के बाद कुंवर मानवेंद्र राणा की आवाज तृतीय श्रेणी के वीआईपी कक्ष से गूंज उठी। स्पष्ट रूप से कुंवर मानवेंद्र राणा इस सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के रक्षात्मक वस्त्र को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता था। 55 लाख अमर दिव्य स्फटिक। इस समय मयंक ने भी एक बोली लगाकर उसका अनुसरण किया। वह भी इतने आसानी से ऐसा रक्षात्मक वस्त्र नहीं छोड़ेगा। 56 लाख अमर दिव्य स्फटिक। कुंवर मानवेंद्र राणा और मयंक को एक के बाद एक बोली लगाते देख तन्वी ने भी अपनी बोली फिर से लगा दी। 57 लाख अमर दिव्य स्फटिक। कुंवर मानवेंद्र राणा किसी से पीछे न रहते हुए बोली लगाता रहा। यह कीमत अभी भी उसकी पहुंच के भीतर थी। हालांकि कुंवर मानवेंद्र राणा इस बात से अनजान था कि उसकी बोली लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसके सपनों की रानी तन्वी थी। इसके अलावा इस सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के रक्षात्मक वस्त्र पर तन्वी की बोली लगाने का कारण इसे हासिल करके विराट को देना था। अगर कुंवर मानवेंद्र राणा को सच्चाई पता होती तो न जाने उसके मन में क्या विचार आ रहे होते। 58 लाख अमर दिव्य स्फटिक। मयंक ने एक और बोली लगाकर पीछा किया। 60 लाख अमर दिव्य स्फटिक। इस समय एक और आवाज द्वितीय श्रेणी के वीआईपी कक्ष से आई। इस बार बोली लगाने वाला शशांक था। सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के रक्षात्मक वस्त्र को देखकर शशांक को भी उतनी ही दिलचस्पी हुई। हालांकि उसके पास भी एक सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र से बना एक रक्षात्मक वस्त्र था, लेकिन उत्तरी नक्षत्र महाद्वीप पर तन्वी का पीछा करते समय एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बेल के हमले के दौरान वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। इस क्षति ने उस वस्त्र की रक्षात्मक क्षमताओं को काफी कम कर दिया था। स्वाभाविक रूप से शशांक जीवन रक्षक वस्तुओं के बहुत अधिक होने की शिकायत नहीं करेगा। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शमशेर वंश के युवा प्रमुख के रूप में वह अत्यंत धनवान था और आसानी से कई लाख अमर दिव्य स्फटिक वहन कर सकता था। 65 लाख अमर दिव्य स्फटिक। शशांक की बोली देखते ही तन्वी ने तुरंत कीमत बढ़ाकर 65 लाख कर दी। इससे पहले जब शशांक ने सप्त सुगंध हिम औषधि के लिए बोली लगाई थी तो उसे उसकी जरूरत नहीं थी और विराट को तो उसकी और भी कम जरूरत थी, इसलिए उसने उसके साथ कोई माथापच्ची नहीं की थी।
लेकिन वह सर्वोच्च श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र, रक्षात्मक वस्त्र, श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी और शशांक को कभी सफल नहीं होने देगी। प्रथम श्रेणी के नंबर 9 वीआईपी कक्ष से बोली सुनकर शशांक का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने प्रथम श्रेणी के नंबर 9 वीआईपी कक्ष की ओर गहराई से देखा। उसकी आंखें बर्फीली थीं। हालांकि भीतर अदृश्य व्यूह देखकर उसने कुछ नहीं कहा। ऐसे उच्च स्तर के जादुई खजाने के लिए बोली लगाने का साहस करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। पर्याप्त संपत्ति के बिना वे ऐसे मामलों में शामिल होने की जरूरत नहीं करेंगे। मयंक और कुंवर मानवेंद्र राणा की तरह ये सभी असाधारण रूप से उत्कृष्ट मार्शल आर्ट्स के प्रतिभाशाली युवा थे। हालांकि वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शमशेर वंश का युवा प्रमुख था, लेकिन वे उससे डरने वाले नहीं थे। अगर उसने उन्हें धमकी दी तो वह केवल खुद को ही अपमानित करेगा। मयंक और कुंवर मानवेंद्र राणा की तरह वे हैसियत और स्थिति के मामले में उससे किसी भी तरह से कमतर नहीं थे। इसके अलावा मयंक प्रतिभा और स्थिति दोनों के मामले में शायद उससे भी बेहतर था। हालांकि उसके पिता शमशेर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अर्धगहन शून्य लोक विशेषज्ञ थे। मयंक के गुरु प्रमुख वेदांत एक सच्चे गहन शून्य लोक विशेषज्ञ थे। इस स्तर की नीलामी में अपना मनचाहा खजाना प्राप्त करने के लिए किसी के पास वास्तविक संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हैसियत के मामले में कोई भी किसी से कम नहीं है। 70 लाख अमर दिव्य स्फटिक, शशांक ने ठंडे स्वर में घोषणा की। वह देखना चाहता था कि आखिर प्रथम श्रेणी के कक्ष 9 में यह व्यक्ति कौन है। कोई भी जो उससे शशांक से मुकाबला करना चाहता था, उसे यह देखना होगा कि वे इसके योग्य हैं भी या नहीं। क्या ये सभी पागल हो गए हैं? इस तरह से कौन बोली लगाता है? क्या उन्हें लगता है कि पैसा पैसा नहीं है? प्रथम श्रेणी के कक्ष 3 में ऐसी पागलों जैसी बोली देखकर कुंवर मानवेंद्र राणा का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि उसकी संपत्ति एक साधारण छठे स्तर के अमर लोक के योद्धा से कहीं अधिक थी, लेकिन वह इस तरह की पागलपन भरी बोली का सामना नहीं कर सकता था। भाई मानवेंद्र, अगर तुम्हें सच में यह सर्वोच्च श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र का रक्षात्मक वस्त्र चाहिए तो बस अपनी बोली लगाओ। जब तक यह 1 करोड़ अमर दिव्य स्फटिक के भीतर है, मैं इसकी गारंटी दे सकती हूं। मीनाक्षी राणा ने मुस्कुराते हुए कहा। संपत्ति के मामले में कुंवर मानवेंद्र राणा, जो छठे स्तर का अमर लोक का योद्धा था, शायद उसकी तुलना भी न कर पाए। हालांकि कुंवर मानवेंद्र राणा के पास असाधारण प्रतिभा थी और वह राणा परिवार की युवा पीढ़ी के बीच सबसे उत्कृष्ट योद्धाओं में से एक था, जो राणा परिवार के 5 शूरवीरों में स्थान रखता था। लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि के मामले में वह मीनाक्षी राणा की बराबरी नहीं कर सकता था। मीनाक्षी राणा के पिता माधव राणा थे, जो राणा परिवार के एक एल्डर और एक दुर्जेय अर्धगहन शून्य लोक के विशेषज्ञ थे। माधव राणा अपनी बेटी मीनाक्षी राणा से बहुत प्यार करते थे और उसे वह सब देते थे जो वह चाहती थी। इसके परिणाम स्वरूप मीनाक्षी राणा के पास एक अविश्वसनीय रूप से समृद्ध परिवार था। ओह बहन मीनाक्षी, क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है? यह सुनकर कुंवर मानवेंद्र राणा हिचकिचाया। इसमें अनुचित क्या है? मीनाक्षी राणा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर भाई मानवेंद्र को शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो जब आपके पास पैसे हों तो आप मुझे वापस कर सकते हैं। ठीक है। कुंवर मानवेंद्र राणा एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंततः सहमति में सिर हिला दिया। मुफ्त में मीनाक्षी राणा के पैसे लेना स्वाभाविक रूप से उसे शर्मिंदगी भरा लग रहा था, लेकिन अगर यह सिर्फ एक अस्थायी ऋण था और वह बाद में इसे मीनाक्षी राणा को लौटा सकता था तो यह असंभव नहीं होगा। उसे भी यह सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र का रक्षात्मक वस्त्र बहुत पसंद आया था। इसलिए अंत में उसने मीनाक्षी राणा की सलाह मानी और बोली में भाग लेना जारी रखा। भयंकर बोली के तहत सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के रक्षात्मक वस्त्र, श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र की कीमत तेजी से 90 लाख अमर दिव्य स्फटिक तक पहुंच गई। 95 लाख अमर दिव्य स्फटिक, शशांक ने दांत पीसते हुए बोली लगाना जारी रखा। यह कीमत उसके लिए पहले से ही थोड़ी अधिक थी। हालांकि वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शमशेर वंश का युवा प्रमुख था और उसकी संपत्ति एक साधारण 5वें स्तर के अमर लोक के योद्धा से कहीं अधिक थी, लेकिन उसका पैसा असीमित नहीं था। 96 लाख अमर दिव्य स्फटिक। प्रथम श्रेणी के पहले वीआईपी कक्ष में मयंक एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी उसने फिर से बोली लगाई। 97 लाख अमर दिव्य स्फटिक। प्रथम श्रेणी के तीसरे वीआईपी कक्ष में कुंवर मानवेंद्र राणा ने एक पल के लिए संघर्ष किया, लेकिन फिर भी दांत पीसकर बोली लगाई। इतनी ऊंची कीमत अब उसकी हैसियत से बाहर होने लगी थी। यद्यपि मीनाक्षी राणा ने उसे पैसे उधार देने की बात मान ली थी, फिर भी एक सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के रक्षात्मक वस्त्र को प्राप्त करने के लिए इतनी अधिक कीमत चुकाने पर उसके दिल में दर्द की एक टीस उठी। 1 करोड़ अमर दिव्य स्फटिक। प्रथम श्रेणी के नंबर 9 वीआईपी कक्ष में तन्वी ने शांति से अपनी बोली लगाई। वह इस सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। चाहे कीमत कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वह बोली लगाना जारी रखेगी। दरअसल अतीत में उसके लिए करोड़ों अमर दिव्य स्फटिक एक बहुत बड़ी संपत्ति होती। कुलपति मयंक की शिष्या के रूप में यद्यपि उसकी संपत्ति काफी थी, लेकिन यह मयंक, शशांक और अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक नहीं थी। सटीक रूप से कहें तो उसकी संपत्ति शायद मयंक के बराबर भी नहीं थी। आखिरकार वह कुछ ही साल पहले अमरलोक के 7वें स्तर में पहुंची थी, जबकि मयंक कई सालों से उस स्तर पर साधना कर रहा था। पहले उसकी और मयंक की ताकत के बीच का अंतर काफी बड़ा था, लेकिन जब से उसने अमरलोक के 7वें स्तर में प्रवेश किया था, उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। विशेष रूप से विराट द्वारा प्रदान की गई अमर औषधियों की एक बड़ी मात्रा का सेवन करने के बाद उसकी ताकत में छलांग लगाकर वृद्धि हुई। इसके अलावा अमरलोक के 9वें स्तर के विशेषज्ञ काल पवन अघोरी को मारने के बाद उसने उसके सभी खजाने प्राप्त कर लिए थे। काल पवन अघोरी को मारने से उसकी संपत्ति दोगुनी से भी अधिक हो गई। आखिरकार
काल पवन अघोरी, जो कि अमरलोक के 9वें स्तर का एक अनुभवी विशेषज्ञ था, उसने अनगिनत वर्षों में काफी संपत्ति जमा कर ली थी। यही कारण था कि इस नीलामी में तन्वी इतनी आश्वस्त थी। जब तन्वी ने 1 करोड़ अमर दिव्य स्फटिक की कीमत की घोषणा की तो पूरा नीलामी कक्ष शांत हो गया। हर कोई कीमत से स्तब्ध था। प्रथम श्रेणी, कक्ष 3। ये लोग सच में बहुत अमीर हैं। कुंवर मानवेंद्र राणा गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। भाई मानवेंद्र, क्या तुम बोली जारी नहीं रखोगे? मीनाक्षी राणा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। रहने दो, हम मुकाबला नहीं करेंगे। कुंवर मानवेंद्र राणा ने सिर हिलाते हुए कहा, एक सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के रक्षात्मक वस्त्र पर बोली लगाने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करना उचित नहीं है। यह सुनकर मीनाक्षी राणा ने उसे आगे समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आज के प्रतिस्पर्धी वास्तव में दुर्जय थे। मयंक और शशांक दोनों ही अत्यंत धनी परिवारों वाले मार्शल आर्ट्स के प्रतिभाशाली युवा थे, और प्रथम श्रेणी के कक्ष नंबर 9 में बैठे उस रहस्यमय व्यक्ति की खर्च करने की क्षमता तो और भी अधिक आश्चर्यजनक थी। अपने पैसों के बावजूद भी कुंवर मानवेंद्र राणा शायद उनसे मुकाबला न कर पाए। क्योंकि बात ऐसी थी, इसलिए वह लगातार वादे नहीं कर सकती थी। 1 करोड़ 10 लाख अमर दिव्य स्फटिक। प्रथम श्रेणी के नंबर 2 वीआईपी कक्ष में शशांक ने इस बार सीधे 10 लाख अमर दिव्य स्फटिक जोड़ दिए। 1 करोड़ 20 लाख अमर दिव्य स्फटिक। प्रथम श्रेणी के नंबर 1 वीआईपी कक्ष में मयंक ने एक पल के लिए सोचा और बोली लगाना जारी रखा। 1 करोड़ 50 लाख अमर दिव्य स्फटिक। इस समय प्रथम श्रेणी के नंबर 9 वीआईपी कक्ष से एक उदासीन आवाज आई। इस पागलपन भरी कीमत को सुनकर पूरे नीलामी कक्ष में हंगामा मच गया। वीआईपी कक्ष नंबर 9 में यह व्यक्ति कौन है? धन का ऐसा आश्चर्यजनक प्रदर्शन! वे जरूर कोई बहुत बड़े व्यक्ति होंगे, वरना उन्हें इतनी अपार संपत्ति कहां से मिलेगी? रोमांचक! ये कितना रोमांचक है! ऐसे रोमांचक दृश्य को देखने के लिए श्रवण वर्षा आध्यात्मिक महाद्वीप की इस कठिन यात्रा को करके इस नीलामी में शामिल होना वास्तव में सार्थक है। 1 करोड़ 50 लाख की खगोलीय कीमत सुनकर मयंक ने हल्की सी आह भरी और बोली, लगाना छोड़ दिया। अगर वह चाहता तो बमुश्किल 1 करोड़ 50 लाख अमर दिव्य स्फटिक वहन कर सकता था, लेकिन इससे उसकी जेब खाली हो जाती। इसके अलावा वीआईपी कक्ष नंबर 9 में रहस्यमय व्यक्ति स्पष्ट रूप से इस सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। भले ही वह बोली लगाना जारी रखता, वह रहस्यमय व्यक्ति से अधिक बोली न लगा पाता। इस बार न केवल मयंक ने बोली लगाना छोड़ दिया, बल्कि कुछ संघर्ष के बाद शशांक ने भी अनिच्छा से बोली लगाना छोड़ दिया। उसे विश्वास नहीं था कि वह उच्च श्रेणी के वीआईपी कक्ष नंबर 9 में उस रहस्यमय व्यक्ति से अधिक बोली लगा सकता है। यदि बोली जारी रहती और कीमत काफी ऊपर चली जाती, और अगर रहस्यमय व्यक्ति अचानक पीछे हट जाता तो क्या होता? वह गंभीर संकट में पड़ जाता। अब बोली जारी रखना बेहद जोखिम भरा था। 1 करोड़ 50 लाख अमर दिव्य स्फटिक से अधिक में एक सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र का रक्षात्मक वस्त्र खरीदना उसकी हैसियत से बाहर था। 1 करोड़ 50 लाख अमर दिव्य स्फटिक! क्या कोई इससे ऊंची बोली लगा रहा है? नीलामी मंच पर उस मोहक और सुंदर स्त्री ने यह देखकर कि कुछ समय तक किसी ने बोली नहीं लगाई है, नीलामी कक्ष में मौजूद योद्धाओं की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिलने वाला था। लंबे समय तक प्रतीक्षा करने और किसी को बोलते न देखकर उस सुंदर स्त्री ने आगे कहा, 1 करोड़ 50 लाख अमर दिव्य स्फटिक एक बार, 1 करोड़ 50 लाख अमर दिव्य स्फटिक 2 बार, 1 करोड़ 50 लाख अमर दिव्य स्फटिक 3 बार। ठीक है, चूंकि कोई भी आगे बोली नहीं लगा रहा है, यह श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र प्रथम श्रेणी के कक्ष 9 में मौजूद सम्मानित अतिथि द्वारा जीता जाएगा। प्रथम श्रेणी के कक्ष 9 के सम्मानित अतिथि को फिर से उनका मनचाहा खजाना जीतने पर बधाई। वह बहुत खुश थी कि श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र इतनी ऊंची कीमत पर बिका था। इस सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र की नीलामी के बाद नीलामी जारी रही। प्रथम श्रेणी के कक्ष 9 में श्वेत वस्त्रधारी विराट ने नीचे प्रदर्शित खजानों को देखा। उसकी दिलचस्पी जगी हुई थी। उन शानदार और जादुई खजानों को देखकर विराट अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु था। हालांकि विराट को इन खजानों में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उसने आसानी से कोई खरीदारी नहीं की। यद्यपि वह काफी पैसा लाया था, लेकिन वह इसे लापरवाही से खर्च करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वरना अगर आपको कोई विशेष रूप से आकर्षक वस्तु मिल जाए और आप उस पर अपनी सारी बोली लगा दें, तो भले ही आपके पास बहुत पैसा हो, वह भी उड़ाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। नीलामी मंच पर उस मोहक और सुंदर स्त्री ने 1 दर्जन से अधिक खजानों की नीलामी करने के बाद अपना हाथ खोला और उसकी हथेली में एक पुस्तक दिखाई दी। नीलामी के लिए अगला आइटम है पवन देव बाण विद्या के पहले 9 खंड। पवन देव बाण विद्या के बारे में मुझे यकीन है कि आप सभी परिचित हैं, इसलिए मैं विस्तार से नहीं बताऊंगी। पवन देव बाण विद्या के पहले 9 खंडों की शुरुआती कीमत 2 लाख अमर दिव्य स्फटिक है, और प्रत्येक बोली में कम से कम 10,000 अमर दिव्य स्फटिक की वृद्धि होनी चाहिए। देवियों और सज्जनों, चलिए शुरू करते हैं। नीलामी शुरू करने की घोषणा करने से पहले उस मोहक और सुंदर स्त्री ने पवन देव बाण विद्या का केवल संक्षिप्त परिचय ही दिया। आखिरकार पूरे सुवर्ण भूमि लोक में पवन देव बाण विद्या एक प्रसिद्ध और अद्वितीय कौशल था। दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में ऐसा एक भी योद्धा नहीं था जिसने पवन देव बाण विद्या के बारे में न सुना हो। ऐसे कौशल का केवल 2 लाख अमर दिव्य स्फटिक में नीलाम होना व्यावहारिक रूप से एक लूट थी। भले ही पवन देव बाण विद्या के केवल पहले 9 खंडों की ही नीलामी हो रही थी, फिर भी कीमत बेहद कम थी। उसी स्तर की कोई अन्य मार्शल आर्ट इतनी कम कीमत पर नीलाम नहीं होती। 2,01,000 अमर दिव्य स्फटिक। जैसे ही उस मोहक और सुंदर स्त्री की आवाज गूंजी, नीलामी कक्ष में तुरंत बोली लगनी शुरू हो गई। 2 लाख अमर दिव्य स्फटिक हालांकि कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन छठे स्तर के कई साधारण अमर लोक के योद्धाओं के लिए इतना पैसा जुटा पाना शायद संभव नहीं था। हालांकि इस नीलामी में भाग लेने वाले कई योद्धा धनवान थे। उन सचमुच के अमीरों के लिए 2 लाख अमर दिव्य स्फटिक कुछ भी नहीं था।
2,20,000 अमर दिव्य स्फटिक, 2,30,000 अमर दिव्य स्फटिक, 2,40,000 अमर दिव्य स्फटिक। नीलामी कक्ष में बोलियां गूंजने लगीं। लगातार बोलियों के साथ पवन देव बाण विद्या के पहले 9 खंडों की कीमत तेजी से बढ़कर 5 लाख हो गई, और जब पवन देव बाण विद्या के पहले 9 खंडों की कीमत 5 लाख अमर दिव्य स्फटिक तक पहुंच गई तो भाग लेने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। प्रथम श्रेणी कक्ष 9। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने नीलामी कक्ष में बोलियां देखीं, लेकिन उसे आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं थी। वह स्वाभाविक रूप से पवन देव बाण विद्या के पहले 9 खंड प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसके स्वर्ण नाग अवतार ने पहले ही पवन देव बाण विद्या के 6ठे खंड में एक छोटे स्तर तक महारत हासिल कर ली थी, और जल्द ही उसे साधना के अगले चरण की आवश्यकता होगी। वह निश्चित रूप से इस अंतिम कौशल को नहीं छोड़ सकता था। हालांकि काफी लोगों के बोली लगाने के कारण वह जल्दी में नहीं था। 9 लाख अमर दिव्य स्फटिक, 9 लाख 1,000 अमर दिव्य स्फटिक, 9 लाख 2,000 अमर दिव्य स्फटिक। बोलियों के बीच पवन देव बाण विद्या की कीमत धीरे धीरे बढ़कर 9 लाख अमर दिव्य स्फटिक हो गई। जब कीमत इस बिंदु पर पहुंच गई तो बहुत कम लोगों ने बोली में भाग लिया। केवल मुट्ठी भर योद्धा ही अभी भी बोली लगा रहे थे। यदि कीमत केवल 2 या 3 लाख होती तो कई योद्धा अभी भी पवन देव बाण विद्या खरीदना चाहते और उसका अभ्यास करने की कोशिश करते। हालांकि जब पवन देव बाण विद्या की कीमत 9 लाख से अधिक हो गई तो कई योद्धाओं ने बोली लगाना जारी रखने का विचार छोड़ दिया। आखिरकार महारत हासिल करने के लिए ऐसे अत्यंत कठिन कौशल को खरीदने के लिए इतनी अधिक कीमत चुकाना शायद ही उचित था। पवन देव बाण विद्या में महारत हासिल करने की कठिनाई सर्वविदित थी। यदि कोई इसे खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करता है और अंत में इसमें महारत हासिल करने में विफल रहता है तो क्या यह पैसे की पूरी बर्बादी नहीं होगी? जिन योद्धाओं ने बोली में भाग लेना जारी रखा वे सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले पवन देव बाण विद्या का अभ्यास किया था, और इसके अलावा वे कुशल तीरंदाज थे जिन्होंने पवन देव बाण विद्या में एक निश्चित स्तर की महारत हासिल कर ली थी। 10 लाख अमर दिव्य स्फटिक। इस समय प्रथम श्रेणी के नंबर 9 वीआईपी कक्ष से एक आवाज आई। अंततः इस क्षण श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना कदम उठाया। बोली इस बिंदु पर पहुंच गई थी और अब कदम उठाने का समय आ गया था। यह आवाज सुनकर नीलामी कक्ष में मौजूद सभी लोगों ने प्रथम श्रेणी के नंबर 9 वीआईपी कक्ष की ओर देखा। वीआईपी कक्ष नंबर 9 में आखिर कौन है? उन्होंने पहले बैंगनी स्वर्ण खड्ग और श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र पर बोली लगाई थी और अब वे पवन देव बाण विद्या पर बोली लगा रहे हैं। यह आदमी अविश्वसनीय रूप से अमीर है। क्या वह अमरलोक के 9वें स्तर का कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है? यह काफी संभव है, वरना उसके पास इतनी अपार संपत्ति कैसे हो सकती है? वीआईपी कक्ष नंबर 9 से लगातार बोलियां आते देख मयंक, देविका, जयदेव, कुंवर, मानवेंद्र राणा और शशांक भी उधर देखे बिना नहीं रह सके। वे सभी वीआईपी कक्ष नंबर 9 में मौजूद रहस्यमय व्यक्ति की पहचान को लेकर बहुत उत्सुक थे। वीआईपी कक्ष नंबर 9 की ओर देखते हुए शशांक की ठंडी आंखों में एक विचारशील भाव कौंध गया। आखिर वीआईपी कक्ष नंबर 9 में यह रहस्यमय व्यक्ति कौन है? क्या यह वह व्यभिचारी जोड़ा तन्वी और वनवीर हो सकते हैं? वह पूरी नीलामी के दौरान इतनी देर से तन्वी की तलाश कर रहा था। दुर्भाग्य से लंबे समय तक खोजने के बाद उसे तन्वी और वनवीर का कोई सुराग नहीं मिला। तन्वी और वनवीर इस नीलामी में शामिल होने के लिए जरूर आए होंगे। उसने व्यक्तिगत रूप से उन्हें श्रवण वर्षा विद्यापीठ से एक पवन वेग नौका पर प्रस्थान करते हुए श्रवण वर्षा आध्यात्मिक महाद्वीप के सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र की ओर उड़ते हुए देखा था। यह असंभव था कि वे यहां आएं और फिर नीलामी में शामिल न हों। चूंकि वे पहले से ही यहां थे और नीलामी में भाग ले रहे थे, इसलिए प्रथम श्रेणी के नंबर 9 वीआईपी कक्ष में रहस्यमय व्यक्ति का यह घृणित जोड़ा होने की बहुत संभावना थी। यद्यपि प्रथम श्रेणी का नंबर 9 एकमात्र वीआईपी कक्ष नहीं था जिसने अपने अदृश्य व्यूह को सक्रिय किया था, लेकिन किसी भी अन्य वीआईपी कक्ष में प्रथम श्रेणी के नंबर 9 के रहस्यमय व्यक्ति के समान अपार संपत्ति नहीं थी। उस कुतिया तन्वी ने काल पवन अघोरी को मारने के बाद उसकी संपत्ति जरूर प्राप्त कर ली होगी, इसीलिए उसकी किस्मत इतनी विशाल थी। हालांकि अगर प्रथम श्रेणी के नंबर 9 वीआईपी कक्ष में लोग वास्तव में वही घृणित जोड़ा तन्वी और वनवीर हैं, तो उन्होंने पवन देव बाण विद्या के लिए बोली क्यों लगाई? वह तन्वी को बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसने उसे कभी तीरंदाजी का अभ्यास करते नहीं सुना था। यह समझ में आता था कि तन्वी ने श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र के लिए बोली लगाई थी। आखिरकार कोई भी योद्धा इस तरह के सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र को पाने के लिए बेताब होगा, लेकिन उसका पवन देव बाण विद्या के लिए बोली लगाना कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उस छोटे जानवर वनवीर की ओर से इसके लिए बोली लगा रही थी, या क्या यह सिर्फ एक धोखा था, दूसरों को भ्रमित करने और उन्हें प्रथम श्रेणी के नंबर 9 वीआईपी कमरे में रहस्यमय व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगाने से रोकने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास? हाँ, प्रथम श्रेणी के नंबर 9 वीआईपी कक्ष में रहस्यमय व्यक्ति वास्तव में तन्वी और वह घृणित जोड़ा वनवीर हो या न हो, वह उन पर दोष मढ़ सकता था। एक बार यह खबर बाहर आने के बाद बहुत से लोग निश्चित रूप से उनके पास मौजूद खजानों में रुचि लेंगे। यह सोचकर शशांक की आंखों में एक ठंडी और क्रूर नजर दिखाई दी। जब तन्वी और वनवीर वह घृणित जोड़ा अभी भी श्रवण वर्षा विद्यापीठ में थे तो उनसे निपटना कुछ मुश्किल था, लेकिन अब जब वे श्रवण वर्षा विद्यापीठ छोड़ चुके थे तो उनसे निपटना बहुत आसान होगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट के कदम उठाने के बाद और भी कम लोगों ने नीलामी में भाग लिया। अंत में श्वेत वस्त्रधारी विराट ने 12 लाख अमर दिव्य स्फटिक में पवन देव बाण विद्या के पहले 9 खंड जीत लिए। पतिदेव, क्या आप इस पवन देव बाण विद्या का अभ्यास करने की योजना बना रहे हैं? तन्वी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, मैं कोशिश करना चाहता हूं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आपकी प्रतिभा के साथ इस पवन देव बाण विद्या का अभ्यास करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
तन्वी मुस्कुराई। विराट की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा अत्यंत आश्चर्यजनक थी, यहां तक कि वह भी उससे बहुत कमतर थी। इसके अलावा विराट ने पहले ही श्रवण वर्षा आत्मा पोषण रहस्य विद्या को चौथे स्तर तक साध लिया था, जो कि पवन देव बाण विद्या का अभ्यास करने में भी एक बहुत बड़ा लाभ था। कौन जाने विराट वास्तव में इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तकनीक में महारत हासिल कर ले। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? यह सुनकर विराट ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। अगर कोई और होता तो मुझे स्वाभाविक रूप से इस पवन देव बाण विद्या का अभ्यास करने में इतना विश्वास नहीं होता, लेकिन अगर यह मेरे पतिदेव हैं तो मुझे पूरा विश्वास है। तन्वी मुस्कुराई। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट मुस्कुराया, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा पवन देव बाण विद्या के पहले 9 खंड खरीदने के बाद नीचे नीलामी जारी रही। यह नीलामी वास्तव में शानदार थी। एक से बढ़कर एक दुर्लभ खजाने सामने आ रहे थे। नीलाम की जाने वाली वस्तुओं में जादुई हथियार, पुतले, औषधियां, ताबीज, व्यूह, साथ ही विभिन्न साधना विधियां, मार्शल आर्ट्स, गुप्त तकनीकें शामिल थीं। सभी प्रकार के खजाने उपलब्ध थे, व्यावहारिक रूप से कल्पना करने योग्य सब कुछ। नीलामी के अगले दौर में विराट ने 2 और बोलियां लगाईं, जिसमें एक उच्च श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी और एक उच्च श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र बड़ा धनुष प्राप्त किया। उसने स्वाभाविक रूप से जुबैदा के लिए औषधि भट्टी की बोली लगाई थी। जहां तक बड़े धनुष की बात है, उसे पवन देव बाण विद्या का अभ्यास करने के लिए उस स्तर के एक जादुई कलाकृति की आवश्यकता थी। इतने सारे खजाने प्राप्त करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट का फिर से बोली लगाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि जब उस मोहक और सुंदर स्त्री ने एक शक्तिशाली ऊर्जा विकीर्ण करने वाला चक्र निकाला तो उसकी दिलचस्पी फिर से जग उठी। नीलामी मंच पर उस मोहक और सुंदर स्त्री ने अपने हाथ में शक्तिशाली ऊर्जा विकीर्ण करने वाला चक्र पकड़ रखा था। उसकी खूबसूरत आंखें, जो मोहक आकर्षण से भरी थीं, धीरे धीरे नीलामी कक्ष में मौजूद योद्धाओं के समूह पर घूमी। नीलामी के लिए अगली वस्तु है एक सर्वोच्च श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र व्यूह चक्र। यह व्यूह चक्र श्याम स्वर्ण दिव्य लोहे से तैयार किया गया है और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यूहों का समर्थन कर सकता है। व्यूह विशेषज्ञों के लिए यह एक दुर्लभ खजाना है। उस मोहक स्त्री ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में मौजूद व्यूह चक्र का परिचय दिया। श्याम स्वर्ण व्यूह चक्र की शुरुआती कीमत 80 लाख अमर दिव्य स्फटिक है और प्रत्येक बोली में कम से कम 1 लाख अमर दिव्य स्फटिक की वृद्धि होनी चाहिए। देवियों और सज्जनों, चलिए शुरू करते हैं। श्याम स्वर्ण व्यूह चक्र का परिचय देने के बाद उस मोहक स्त्री ने नीलामी शुरू करने की घोषणा की। इस आश्चर्यजनक कीमत को सुनकर पूरा नीलामी कक्ष शांत हो गया। यह खगोलीय कीमत बहुत ही भयावह थी। इस नीलामी के दौरान यह श्याम स्वर्ण व्यूह चक्र शायद सबसे अधिक शुरुआती कीमत वाली वस्तु थी। 81 लाख अमर दिव्य स्फटिक। इस समय नीलामी कक्ष में एक आवाज गूंजी। यह आवाज सुनकर हर कोई आवाज की दिशा में देखने लगा। अरे, क्या वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ के एल्डर हेमंत नहीं है? वे वास्तव में इस श्याम स्वर्ण व्यूह चक्र पर बोली लगा रहे हैं। एल्डर हेमंत का इस श्याम स्वर्ण व्यूह चक्र पर बोली लगाना, इसमें अजीब क्या है? वे एक शक्तिशाली ताबीज व्यूह विशेषज्ञ हैं। बिल्कुल, अगर एल्डर हेमंत जैसा ताबीज व्यूह विशेषज्ञ इस श्याम स्वर्ण व्यूह चक्र पर बोली नहीं लगा रहा है तो क्या तुम बोली लगाने वाले हो? यह श्याम स्वर्ण व्यूह चक्र हालांकि महंगा था, फिर भी कई बोलीदाताओं को आकर्षित कर रहा था। बेशक बोली लगाने वाले सभी ताबीज व्यूह विशेषज्ञ थे। आखिरकार इस तरह का व्यूह चक्र ताबीज व्यूह विशेषज्ञों को छोड़कर साधारण योद्धाओं के लिए बेकार था। 98 लाख अमर दिव्य स्फटिक, 99 लाख अमर दिव्य स्फटिक, 1 करोड़ अमर दिव्य स्फटिक, 1 करोड़ 10 लाख अमर दिव्य स्फटिक। भयंकर बोली के तहत इस श्याम स्वर्ण व्यूह चक्र की कीमत तेजी से 1 करोड़ अमर दिव्य स्फटिक को पार कर गई। चूंकि हर ताबीज व्यूह विशेषज्ञ अत्यंत धनी था, इसलिए यह बोली अन्य खजानों की बोली से भी अधिक तीव्र थी। 1 करोड़ 50 लाख अमर दिव्य स्फटिक। प्रथम श्रेणी के कक्ष नंबर 9 से एक आवाज गूंजी। यह सुनकर नीलामी कक्ष में मौजूद सभी लोगों ने फिर से कक्ष नंबर 9 की ओर देखा। उसकी ओर देखते हुए उनके चेहरे पूरी तरह से सदमे से भरे हुए थे। कक्ष नंबर 9 में यह रहस्यमय व्यक्ति कौन था? इतनी अपार संपत्ति। इस रहस्यमय व्यक्ति ने पहले ही इतने सारे खजानों पर बोली लगाई थी और अब वे इस अविश्वसनीय रूप से महंगे श्याम स्वर्ण व्यूह चक्र पर बोली लगा रहे थे। ऐसा आश्चर्यजनक कदम वास्तव में लुभावने वाला था। एक भयंकर बोली युद्ध के बाद अंततः श्याम स्वर्ण व्यूह चक्र को प्रथम श्रेणी के कक्ष नंबर 9 में बैठे रहस्यमय व्यक्ति को 2 करोड़ अमर दिव्य स्फटिक में बेच दिया गया। श्याम स्वर्ण व्यूह चक्र की नीलामी के बाद नीलामी 1 घंटे तक और चली और फिर यह समाप्त हो गई। नीलामी समाप्त होने के बाद सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का एक प्रबंधक उन खजानों को सौंपने के लिए प्रथम श्रेणी के नंबर 9 वीआईपी कक्ष में लाया, जिन्हें विराट और तन्वी ने जीता था। इस बार श्वेत वस्त्रधारी विराट और तन्वी ने जो खजाने खरीदे थे, उनकी कुल कीमत 5 करोड़ अमर दिव्य स्फटिक थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मूल रूप से भुगतान करने के लिए अमर दिव्य स्फटिक का उपयोग करने का इरादा किया था, लेकिन तन्वी ने उसे रोक दिया। तन्वी का रवैया बहुत दृढ़ था। उसने किसी भी परिस्थिति में विराट को भुगतान करने से इनकार कर दिया। अंत में विराट उसे मना नहीं सका और उसे उसकी बात माननी पड़ी। लेन देन पूरा करने और अमर दिव्य स्फटिक का भुगतान करने के बाद दोनों एक गुप्त मार्ग से निजी कक्ष से बाहर निकल गए। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को छोड़ने के बाद तन्वी और श्वेत वस्त्रधारी विराट सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में और नहीं रुके, बल्कि तुरंत श्रवण वर्षा विद्यापीठ वापस जाने के लिए निकल पड़े। हालांकि 3 दिनों तक एक पवन वेग नौका पर उड़ने के बाद अचानक आगे आसमान में लोगों का एक समूह दिखाई दिया। इस समूह में 12 योद्धा शामिल थे और हर कोई एक शक्तिशाली आभा विकीर्ण कर रहा था। उनकी आभा को देखते हुए इन 12 योद्धाओं में से 2 अमरलोक के 9वें स्तर पर थे, जबकि शेष 10 सभी अमरलोक के 8वें स्तर पर थे।
2 9वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ और 10 8वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ। कितनी शक्तिशाली शक्ति। अमरलोक के 2 प्रमुख 9वें स्तर के विशेषज्ञों में एक काले कपड़े पहने बदसूरत बूढ़ा आदमी था, वही काल जल अघोरी जो पहले उन्हें उकसाने आया था। दूसरा एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका चेहरा फूंसियों से ढका हुआ था। काल जल अघोरी शतपाद गुफा प्रमुख, तुम क्या चाहते हो? अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली योद्धाओं के इस समूह को देखकर तन्वी का चेहरा गंभीर हो गया और उसने गहरी आवाज में पूछा। फूंसियों से ढके चेहरे वाला वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल का कुख्यात अंडरवर्ल्ड का सरगना शतपाद गुफा प्रमुख था। शतपाद गुफा प्रमुख ने दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अनगिनत हत्याएं, डकैती, बलात्कार और अपहरण किए थे। वह पूरी तरह से दुष्ट था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में उसकी बदनामी काल जल अघोरी से कम नहीं थी। इसके अलावा उसकी ताकत भी काल जल अघोरी से अधिक थी। तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर काल जल अघोरी की धुंधली आंखों ने निर्लज्जता से तन्वी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर एक कामुक मुस्कान फैल गई। छोटी सुंदरी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूं? तन्वी, तुमने मेरे लौह हस्त लुटेरा गिरोह को नष्ट कर दिया, अब कीमत चुकाने का समय आ गया है। शतपाद गुफा प्रमुख ने तन्वी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। तुमने क्या कहा? लौह हस्त लुटेरा गिरोह तुम्हारी कमान में था? तन्वी हैरान रह गई। उसने पहली बार सुना था कि लौह हस्त लुटेरा गिरोह शतपाद गुफा प्रमुख से संबंधित था। बिल्कुल सही, शतपाद गुफा प्रमुख ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने मेरे लौह हस्त लुटेरा गिरोह को नष्ट कर दिया, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बेहतर होगा कि तुम और अधिक कष्ट सहने से बचने के लिए चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा यदि मुझे खुद कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। वह लौह हस्त लुटेरा गिरोह के पीछे का असली मास्टर था, एक गिरोह जिसे उसने प्रतिष्ठित संप्रदायों के उन महत्वपूर्ण लोगों के लिए गंदे काम करने के लिए पाला था। तन्वी और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्यों ने लौह हस्त लुटेरा गिरोह का सफाया कर दिया था। शतपाद गुफा प्रमुख के व्यक्तित्व को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। हालांकि यद्यपि वह पहले लौह हस्त लुटेरा गिरोह का बदला लेना चाहता था, लेकिन श्रवण वर्षा विद्यापीठ की ताकत के डर के कारण उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन इस बार काल जल अघोरी ने उसे ढूंढा और बताया कि कुलपति मयंक अब गंभीर रूप से घायल है और बहुत कमजोर हो चुका है, जिससे कोई खतरा नहीं है। इसीलिए वह अपने आदमियों को श्रवण वर्षा आध्यात्मिक महाद्वीप ले आया, श्रवण वर्षा विद्यापीठ से बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा में। हालांकि काल जल अघोरी से यह जानने के बाद भी कि कुलपति मयंक गंभीर रूप से घायल है, फिर भी उसने काल जल अघोरी की तरह सीधे उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। वह अभी भी कुलपति मयंक जैसे गहन शून्य लोक विशेषज्ञ से बहुत सावधान था और अब श्रवण वर्षा आध्यात्मिक महाद्वीप के सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में तन्वी का आना उसके लिए बदला लेने का मौका था। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आत्मसमर्पण करवा सकते हो? तुम सपने देख रहे हो? तन्वी ने उपहास किया। आ जाओ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब आजमा लो। हालांकि उसकी स्थिति बेहद गंभीर थी, लेकिन वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। पतिदेव, मैं उन्हें रोक कर रखती हूं जब तक आप भाग नहीं जाते। तन्वी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को अपने विचार प्रेषित किए। अगर विराट भाग जाता तो उसे विश्वास था कि वह घेरे को तोड़ सकती है। विराट के पास एक चमत्कारी पलायन ताबीज था, उसके लिए इन शक्तिशाली हस्तियों से बचना अभी भी संभव था। तन्वी, मेरी चिंता मत करो, विराट ने सिर हिलाया। आगे बढ़ो और लड़ो, मेरे पास अपनी रक्षा करने का अपना तरीका है। यह सुनकर तन्वी हैरान रह गई। पतिदेव, क्या आप सच में अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं? आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? तन्वी ने अविश्वास से पूछा। इतने खौफनाक जाल का सामना करते हुए उसे भी पूरा विश्वास नहीं था कि वह इसे संभाल सकती है। लेकिन विराट, जो केवल 7वें स्तर का अमरलोक का योद्धा था, दावा कर रहा था कि वह अपनी रक्षा कर सकता है। वह पूरी तरह से चकित कैसे नहीं होती? तन्वी, चिंता मत करो, चूंकि मैंने कहा है कि मैं अपनी रक्षा कर सकता हूं, तो स्वाभाविक रूप से मेरे पास एक तरीका है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक दिव्य विचार संचरण के साथ कहा। मुझे बताओ, मैंने तुमसे कभी झूठ कब बोला है? विराट की बातें सुनकर तन्वी अविश्वास से भर गई, लेकिन विराट द्वारा किए गए सभी अविश्वसनीय कार्यों के बारे में सोचकर उसे उस पर थोड़ा भरोसा था। चूंकि तुम समझदारी की बात नहीं सुनोगी तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। तन्वी की बातें सुनकर शतपाद गुफा प्रमुख ने उपहास किया। फिर वह आगे की ओर झपटा, तन्वी की ओर झपट्टा मारते हुए और एक मुक्का मारते हुए। यह देखकर तन्वी ने चकमा नहीं दिया, उसने सीधे नवद्वार बैंगनी रहस्य प्रहार का प्रयोग किया, शतपाद गुफा प्रमुख के हमले का डटकर सामना करते हुए। श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा दी गई इतनी सारी अमर औषधियों का सेवन करने के बाद काल पवन अघोरी के साथ उसकी लड़ाई की तुलना में उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। अब अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शतपाद गुफा प्रमुख का सामना करते हुए भी उसने डटकर मुकाबला करने की हिम्मत की। बूम! दो भयानक ताकतें आपस में टकराईं, जिससे एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंज उठी। भयानक अवशिष्ट ऊर्जा सुनामी की तरह सभी दिशाओं में बाहर की ओर बह गई। इस भयानक अवशिष्ट ऊर्जा के प्रभाव में श्वेत वस्त्रधारी विराट पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि चूंकि उसने श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र पहना हुआ था, जो कि तन्वी द्वारा दिया गया एक सर्वोच्च श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र था, और क्योंकि उसके निर्मल अवतार ने स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार को 11वें संस्कार तक साध लिया था, जिसका भौतिक शरीर एक निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के तुल्य था, अवशिष्ट ऊर्जा हालांकि शक्तिशाली थी, लेकिन उसे कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा सकी। विराट मूल रूप से श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र नहीं चाहता था, लेकिन तन्वी ने उसे देने की जिद की। उसने यहां तक कह दिया था कि अगर उसने स्वीकार नहीं किया तो वह उससे कोई और अमर औषधि नहीं लेगी। कोई अन्य विकल्प न होने पर उसे स्वीकार करना पड़ा।
पिछले कुछ दिनों में अपनी यात्रा के दौरान उसने श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र को थोड़ा परिष्कृत भी कर लिया था, जिससे वह इस सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र की शक्ति का एक हिस्सा उजागर करने में सक्षम हो गया था। बेशक जिस शक्ति को वह वर्तमान में उजागर कर सकता था, उसके साथ भी वह 9वें स्तर के अमरलोक विशेषज्ञ के हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन अब जो वह सहन कर रहा था वह केवल लड़ाई का झटका था, न कि 9वें स्तर के अमरलोक विशेषज्ञ का सीधा हमला। तन्वी और शतपाद गुफा प्रमुख आमने सामने टकराए, दोनों दसियों हजार मील पीछे की ओर फेंका गए। उनकी स्थिति को देखते हुए मुकाबला वास्तव में बराबरी का था, जिसमें किसी को भी बढ़त नहीं मिल रही थी। यह देखकर शतपाद गुफा प्रमुख, कालजल अघोरी और 10 8वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञों सभी ने पूरी तरह से सदमे के भाव दिखाए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तन्वी की ताकत वास्तव में इतनी महान थी। कुछ साल पहले उन्होंने तन्वी द्वारा कालपवन अघोरी को मारने के कारनामे के बारे में सुना था। हालांकि कालपवन अघोरी की ताकत शतपाद गुफा प्रमुख के समान स्तर पर नहीं थी। यद्यपि दोनों 9वें स्तर के अमरलोक विशेषज्ञ थे, लेकिन उनके बीच की खाई बहुत बड़ी थी। इसके अलावा तन्वी और कालपवन अघोरी के बीच की लड़ाई में यद्यपि उसने अंततः कालपवन अघोरी को मार डाला था, लेकिन उस लड़ाई की परिस्थितियों के आधार पर तन्वी ने केवल भारी नुकसान के साथ ही जीत हासिल की थी। इसके अलावा तन्वी कालपवन अघोरी को इसलिए मार पाई क्योंकि उसने शुरू में उसे कम आंका था और उसे शुरू से ही असावधान पकड़ लिया था। अगर कालपवन अघोरी ने उसे कम नहीं आंका होता तो शायद तन्वी उसे हरा नहीं पाती। तार्किक रूप से तन्वी और शतपाद गुफा प्रमुख के बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर होना चाहिए था, लेकिन अब तन्वी ने जो ताकत दिखाई वह सभी की उम्मीदों से पूरी तरह से परे थी। तुम छोटी कुतिया, एक और मुक्का खाकर देखो, शतपाद गुफा प्रमुख ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए तन्वी पर एक और मुक्का मारा। यह देखकर तन्वी ने अभी भी चकमा नहीं दिया या बचने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय हमले का सामना करने के लिए नवद्वार बैंगनी रहस्य प्रहार का उपयोग किया। बूम! दो भयानक ताकतें टकराईं, जिससे एक और बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंज उठी। यह टकराव एक बार फिर बराबरी पर समाप्त हुआ। यह देखकर शतपाद गुफा प्रमुख को अंततः एहसास हुआ कि तन्वी की ताकत वास्तव में उससे कम नहीं थी। उसे हराना आसान नहीं होगा। इस क्षण शतपाद गुफा प्रमुख ने अब तन्वी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना हाथ खोला और उसकी पकड़ में एक शतपाद के आकार का गदा जैसा हथियार दिखाई दिया। यह गदा जैसा हथियार खंडित था, जिसके दोनों ओर अनगिनत पंजे थे। शतपाद गुफा प्रमुख ने इस गदा जैसे हथियार को घुमाया, इसे तन्वी की ओर झोंक दिया। तन्वी ने यह देखकर ठंडी आह भरी, अपना हाथ खोला, एक लंबी तलवार वाला जादुई हथियार निकाला और शतपाद गुफा प्रमुख पर वार करने के लिए श्रवण वर्षा खड्ग विद्या का इस्तेमाल किया। दोनों आसमान में एक अविश्वसनीय रूप से भयंकर लड़ाई में उलझ गए। इस बेहद तीव्र लड़ाई को देखकर एक तरफ खड़ा कालजल अघोरी चकित रह गया। वह सच में विश्वास नहीं कर पा रहा था कि तन्वी की ताकत इतनी दुर्जेय हो गई थी। कुछ ही छोटे वर्ष बीते थे, उसकी ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकती है। यह देखकर कि शतपाद गुफा प्रमुख तन्वी को नहीं हरा सकता, उसने अपना हाथ लहराया और आसपास के अमरलोक के 8वें स्तर के योद्धाओं से चिल्लाया, एक साथ हमला करो। इतना कहकर वह खुद पहले तन्वी की ओर लपका। जब कालजल अघोरी और 10 अमरलोक के 8वें स्तर के विशेषज्ञ लड़ाई में शामिल हुए तो तन्वी का दबाव नाटकीय रूप से बढ़ गया। सिर्फ एक शतपाद गुफा प्रमुख का सामना करना पहले से ही काफी मुश्किल था। उस पर हमला करने वाली इतनी बड़ी संख्या में शक्तिशाली हस्तियों का सामना करना अकल्पनीय था। स्थिति को प्रतिकूल देखकर तन्वी दहाड़ी और अपने साधना पुष्पों को लड़ने के लिए बुलाया। दर्जनों लाल कमल साधना पुष्प उसके चारों ओर तैरने लगे, अपार शक्ति को उजागर करते हुए। जब उसने लाल कमल साधना पुष्पों को लड़ने के लिए बुलाया तो उसने तुरंत पासा पलट दिया। अमरलोक के एक विशेषज्ञ के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार साधना पुष्प होता है, क्योंकि साधना पुष्प में योद्धा के पूरे जीवन के काम की परिणति होती है। बेशक जबकि साधना पुष्प की शक्ति अपार है, इसके गहरे महत्व के कारण ही अमरलोक के योद्धा शायद ही कभी इसे हताश लड़ाई के लिए बुलाते हैं। साधना पुष्प को नुकसान पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या होगी। घायल आत्मा भी ठीक हो सकती है, लेकिन साधना पुष्प को नुकसान पहुंचने का मतलब है किसी के मार्शल पथ का अंत, जिसके साथ आगे कोई प्रगति संभव नहीं है। तन्वी के हताश रुख को देखकर शतपाद गुफा प्रमुख, कालजल अघोरी और अन्य 8वें स्तर के अमरलोक के योद्धाओं सभी ने अत्यधिक आशंका के भाव दिखाए। तन्वी के साधना पुष्प द्वारा निकाली गई शक्ति बस बहुत ही भारी थी। हालांकि इस स्थिति का सामना करते हुए उन्होंने अपने साधना पुष्पों को लड़ने के लिए बुलाने की हिम्मत नहीं की। तन्वी ने इतनी हताशा से लड़ने की हिम्मत की, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की। अगर लड़ाई के दौरान उनके अपने साधना पुष्प थोड़े भी क्षतिग्रस्त हो गए तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यह देखकर कि लड़ाई बिना किसी स्पष्ट विजेता के खींच रही है, कालजल अघोरी ने अमरलोक के 8वें स्तर के एक योद्धा से चिल्लाकर कहा, वहां जाओ और उस छोकरे को पकड़ो। तन्वी के साधना साथी के रूप में उसे पकड़ना उसके लिए एक महत्वपूर्ण बाधा होनी चाहिए। उसे तन्वी को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करना एक अच्छा विचार हो सकता है। कालजल अघोरी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? यह सुनकर तन्वी को चिंता की एक लहर महसूस हुई और वह गुस्से से चिल्लाई। इस समय उसकी सबसे बड़ी चिंता विराट था। यदि विराट इन दुष्टों के हाथों में पड़ गया तो यह सचमुच एक आपदा होगी। वह चुपचाप खड़े रहकर विराट की सुरक्षा को खतरे में पड़ते नहीं देख सकती थी। तन्वी की चिंतित उपस्थिति को देखकर कालजल अघोरी मन ही मन प्रसन्न हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह छोकरा इस छोटी कुतिया के लिए काफी महत्वपूर्ण था। है, मैं किस बात की जरूरत नहीं करूंगा, तुम छोटी कुतिया, बेहतर होगा तुम ध्यान से देखो। कालजल अघोरी ने उपहास किया। इस क्षण उसने तुरंत अपना मन बदल लिया। 8वें स्तर के अमरलोक के योद्धा को श्वेत वस्त्रधारी विराट से निपटने के लिए नहीं भेजा, बल्कि खुद उससे निपटने के लिए गया। कालजल अघोरी आगे बढ़ा, श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर लपकते हुए।
उसने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने केवल 7वें स्तर के इस अमर लोक के योद्धा को खतरा भी नहीं माना। उसकी नजरों में ऐसी चींटी को पकड़ना उसके लिए आसान था। हालांकि इस क्षण उसकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई और एक आकृति श्वेत वस्त्रधारी विराट के सामने अचानक प्रकट हुई, उस पर एक मुक्का मारते हुए। इस मुक्के में अतुलनीय भयानक शक्ति समाहित थी। इस भयानक शक्ति को अपनी ओर आते महसूस करते हुए काल जल अघोरी बहुत घबरा गया। यह कैसे हो सकता है? इस बच्चे के पास इतने भयानक विशेषज्ञ कैसे हो सकते हैं? उसके पास छिपे हुए ऐसे भयानक विशेषज्ञ के होने के किसी भी संकेत पर उसने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? तार्किक रूप से कहा जाए तो इस स्तर के किसी विशेषज्ञ की आभा को छिपाया नहीं जा सकता था। पूरी तरह से असावधान पकड़े जाने और अचानक इस तरह के भयानक हमले की चपेट में आने से काल जल अघोरी पूरी तरह से भयभीत हो गया। उसने मुक्के को चकमा देने की सख्त कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से हमला बहुत अचानक हुआ था। वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इतनी जल्दी में वह इस हमले को चकमा कैसे दे सकता था? बूम! कालजल अघोरी अंततः इस भयानक मुक्के से सीधे टकरा गया। इस खौफनाक झटके को सहते हुए उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह अपने पैर जमा पाता, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह भयानक आकृति पहले से ही उसके पास थी। एक और मुक्का मारते हुए कालजल अघोरी ने अपना बचाव करने की सख्त कोशिश की।